हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमित रसोत्रा है। आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है थेफ्ट। ठीक है, जो कि इंडियन पिनल कोड में से हमने टॉपिक आज का जो चूज़ किया है दैट इज़ थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं। देखिए, ये जो थेफ्ट है टॉपिक, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो थेफ्ट के नोट्स वगैरह, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये आपको, ये मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम ऐप के ऊपर ये इसका लिंक दिया गया हुआ है। ये यहाँ पे आप जाएंगे और वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा, ठीक है, इन द सेक्शन ऑफ कमेंट्स। तो वहाँ से आप इस लिंक को क्लिक करके आप इस टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक थेफ्ट। सी गाइस, सबसे पहले थेफ्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। वो ये जानेंगे कि जो थेफ्ट है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई हुई है, उसे कहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है। उसे इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया हुआ है। और इंडियन पिनल कोड में भी कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, अंडर सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड, दैट इज सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डील्स विद थेफ्ट। देखिए, थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी में दी गई हुई है। वो क्या कहती है, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी की अंडर ये डेफिनेशन क्या कहती है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। और उसके बाद इसी सेक्शन में 5 एक्सप्लेनेशंस दी गई हुई हैं। अब वो 5 एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, a thing so long is attached to the earth not being movable property is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is served from the earth। इन सारी एक्सप्लेनेशंस को मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन पहले हम एक बार ये सेक्शन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, अ मूविंग affected by the same act which affects the servants may be a theft। थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। Explanation 4, a person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of that motion so caused is moved by the animal। ठीक है, और लास्ट एक्सप्लेनेशन कहती है, the consent mentioned in the definition may be express or implied and may be given either by the person in possession or by a person having for that purpose authority either express or implied। देखो, ये सारी एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले थेफ्ट के बारे में ये जान लो कि थेफ्ट जो है वो क्या होता है, वो चोरी करना होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये क्या क्या कहती है कि देखो, थेफ्ट जो है वो हमेशा एक मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, कभी भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो थेफ्ट हो ही नहीं सकती ना। जैसे आपका प्लॉट है, आपकी ज़मीन है, उसकी तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता। ठीक है, वेयर है, जैसे आपका मोबाइल है, पेन है, कार है, ठीक है, ये सारी जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, चेन्स हैं, रिंग्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें चोरी की जा सकती हैं। दैट इज़ कि कोई भी अगर चीज़ अगर आपने थेफ्ट की डेफिनेशन में लानी है, चोरी की कैटेगरी में लानी है, तो दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। ठीक है, अब ये देखो, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, जब तक कोई चीज़ परमानेंटली अटैच है, जैसे कि पेड़ जो होते हैं वो अटैच होते हैं परमानेंटली वो धरती के साथ, जब तक आप उसे कट नहीं करोगे तब तक वो चोरी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर किसी ने पेड़ काट के ले गया है, डिटैच करके ले गया है आपके प्लॉट से, देन इट विल फॉलो अंडर द क्राइटेरिया ऑफ योर थेफ्ट। ठीक है, वही चीज़, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट
थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, अब देखो जैसे कि सपोज करो मेरे मेरे पास एक पेट है, ठीक है, लैब्राडॉग है। तो अब कोई आता है, उसे वो चुराना है, उसे हमने बाहर रखा हुआ है, जो उसका डॉग हाउस हमने रखा है, डॉग हाउस का जो डोर है, अगर वो बंदा खोल देता है, उसने डॉग को नहीं लिया, उसने डॉग का जो ऑब्स्टेकल थी बीच में, जो डोर था, वो खोल देता ताकि वो बाहर आ जाए, देन ऑल्सो इट ऑल्सो अमाउंट्स टू थेफ्ट। ठीक है, और फोर्थ एक्सप्लेनेशन कहती है कोई भी एनिमल मूवमेंट, जैसे कोई बैलगाड़ी वगैरह, आप बैलों को चुरा के लेके जा रहे हो लेकिन बैलगाड़ी भी साथ में, और बैलगाड़ी पे जो सामान होगा वो भी सारा आपका चोरी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब कंसेंट के बारे में लास्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इट टॉक्स रिगार्डिंग द कंसेंट। ठीक है, कंसेंट के बारे में क्या कहता है कि आइदर ये एक्सप्रेस्ड हो सकती है और फिर इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस क्या हुआ कि हाँ ठीक है, आपने बोल के बोल दिया हाँ भाई ये मेरी तरफ से तुम्हें है इजाजत, तुम ये कर सकते हो, डैट मीन्स कि आपने खुद बोला है उस बंदे को करने के लिए, तो वो क्या है, एक्सप्रेस्ड कंसेंट। इम्प्लाइड क्या हुई, सपोज करो मेरे घर पे अमेजोन से मैंने कोई कोरियर मंगवाया होता है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मंगाया है, मेरे फादर ने मंगाया है, तो वो घर पे नहीं होते हैं उस समय, ठीक है, वो बाहर होते हैं। अब उस समय मेरे पास कैश नहीं होता, बाई चांस हमने कैश ऑन डिलीवरी अगर करनी थी, मैं क्या करता हूँ, मैं स्टोर रूम खोलता हूँ, मैं अपनी मदर के पर्स में से पैसे निकालता हूँ और सीधे अमेजोन वाले को मैं पैसे दे देता हूँ। उधर क्या है, वो इम्प्लाइड कंसेंट है, मुझे पता है कि यार मैं अपनी मदर आएगी, मैं उनको बोल दूंगा, उनकी तरफ से मुझे इजाज़त लेने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको मैं बता दूंगा कि हाँ मामा इस तरीके से वो कोरियर वाला आया था, तो मैंने उन्हें पैसे देने थे, तो इसलिए मैंने आपके स्टोर रूम से ये पैसे, आपके बैग से ये पैसे लिए थे। ठीक है, ये क्या है, आपकी इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, अब चलिए हम इससे सिंपल भाषा में थेफ्ट को समझते हैं। थेफ्ट देखिए क्या है, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डील्स विद थेफ्ट। थेफ्ट को सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं तो वो क्या कहता है, टेकिंग अवे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंशनली एंड डिसऑनेस्टली विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर और पोजेसर। मतलब कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप इंटेंशनली, आपकी पूरी इंटेंशन होनी चाहिए उसे ले जाने के लिए, और साथ में वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी किसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वो भी कैसी कि आपको जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसकी परमिशन नहीं मिली, आपको उसकी कंसेंट नहीं मिली है, दैट इज वाई आपकी जो है इंटेंशंस जो है वो क्या है, डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो ये चीज होनी जरूरी है। ठीक, तभी कहते हैं सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डिफाइंस थेफ्ट एज हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ एनी पर्सन विदाउट द पर्सन's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, किसी भी प्रॉपर्टी की थेफ्ट तभी हो सकती है जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन, मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी देयर, डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुड बी देयर। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। तभी आप देखिए, अगर सपोज करो कोई मेरे घर पे आता है, मेरा मोबाइल सामने पड़ा है, मेरा टैब सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उसके लिए पानी लेने जाता हूँ किचन से, जब तक मैं आता हूँ वो क्या करता है, वो मेरा मोबाइल उठा के कहीं पे अपने ले जाता है, ठीक है, विदाउट माई कंसेंट। तो उसने क्या किया, उसने थेफ्ट की है। ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या थी, मोबाइल क्या था, मूवेबल था, मूवमेंट हुई प्रॉपर्टी की, ठीक है, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, मेरे पोजेशन से बाहर गई, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स किसके आते हैं, थेफ्ट के आते हैं। हम एक एक करके सारे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखो, यहाँ पे थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद ह्यूमन एफर्ट्स विदाउट कॉजिंग डैमेज टू सच प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं, ए पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, बी इंटेंशनली एंड डिसऑनेस्टली विदाउट एज कंसेंट टेक अवे द कार। अब बताओ बी ने कौन सा ऑफेंस किया है, ए ने अपनी गाड़ी घर के बाहर लगाई थी, बी आता है इंटेंशनली और डिसऑनेस्टली उसकी गाड़ी लेके चोरी करके वहां से चले जाता है। अब उसने कौन सा ऑफेंस किया था विदाउट उसकी परमिशन लेके, उसने किया है कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या है इंग्रेडिएंट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, कि मतलब आपकी इंटेंशन खराब होनी चाहिए भैया, कि आप लेके जा रहे हो किसी और की प्रॉपर्टी, आपकी नीयत में ही खोट है। ठीक है,
दूसरी चीज, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कभी भी थेफ्ट नहीं हो सकती, इसीलिए थेफ्ट अगर होती है तो वो क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की। और सच प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन, ठीक है, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, मतलब जो ओनर है उसके पोजेशन से या जो पोजेसर है उसके पोजेशन से वो निकाली हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या आता है, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। भैया प्रॉपर्टी जब तक आपकी नीयत खराब है वो आप कभी भी किसी का प्रूव नहीं कर सकते ऐसे, अनटिल अनलेस जब तक आपने वो एक्शन ना किया हो, ठीक है। अब वो एक्शन आप कैसे करेंगे, आपने वो मूवमेंट की, वो आपने मोबाइल अगर चुराना था, आपकी नीयत में खोट था, आप दिमाग में सोच रहे हो और वो तब तक आपकी सोच सामने नहीं आती जब तक आप वो मोबाइल चुरा ना लो, ठीक है। वहां से मूव ना कर दो, जो पहली उसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी उसके ओनर के पास, वहां से आपने उसे हटा के अपने पास अपने पोजेशन में ले आए। सो दैट मीन्स कि मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर, ठीक है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है कि भाई ये जो कंसेंट है, ये जो प्रॉपर्टी आपने ली है, ठीक है, वो क्या है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है। जो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, क्या, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर जो है, ठीक है, या फिर जो पोजेसर जो है उसका, ठीक है। तो ये चीज ये कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, मैं आपको एक केस बताता हूं, विट्ठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विट्ठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस क्या था, इसमें देखो क्या होता है कि एक ना बड़ा गरीब सा बंदा होता है, तो विट्ठल वो क्या करता है, वो जाता है पुलिस स्टेशन में, वो वहां पे जाता है, कहता है साहब मेरे को कंप्लेंट लिखानी है, रात को जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो वहां पे क्या देखता है, पुलिस वाले जो है ना वो सो रहे हैं, हाँ कोई भी ऑन ड्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहता है साहब मेरी कंप्लेंट लिखो, मेरे साथ कुछ हो गया हुआ है, हाँ मेरे ये प्रॉब्लम हुई है। पुलिस वाले कहते हैं अभी दफा हो जाए यहाँ से, हाँ अभी हमारी नींद नहीं खराब कर, तू निकल यहाँ से। दे डिड नॉट कॉपरेट विद दैट पर्सन, ठीक है, विट्ठल के साथ वो कॉपरेट बिल्कुल नहीं करते। तो विट्ठल कहता है अच्छा कोई बात नहीं, वहां पे ना हथकड़ी पड़ी होती है, हैंडकफ्स, ठीक है। वो कहता है ठीक है मैं इसको यहाँ से उठा के ले जाता हूँ और एसएसपी साहब के ऑफिस में जाता हूँ, वहां पे जाके मैं उन्हें बोलूंगा देखो साहब मैं यहाँ से ये हथकड़ी लेके आ गया हूँ, तो आप देखो, ठीक है। अब विट्ठल वहां से उठा लेता है ये सारे, तो हैंडकफ वहां से उठा लेता है हथकड़ी, तो वो टुवर्ड शोलापुर की तरफ निकलता है, एसएसपी ऑफिस की तरफ। एसएसपी ऑफिस के पास पहुंचता है तो वहां पे एक हेड कांस्टेबल होता है, वो उसको बोलता है भाई ये हथकड़ी तेरे हाथ में कैसे, कहता है भाई मैं तो वहां पे गया था, हाँ बार्शी पुलिस स्टेशन, तो वहां पे पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी और वो सारे सोए हुए थे, तो मैं साहब को दिखाने के लिए लाया हूँ, वहां से उनके वहां पे हथकड़ी पड़ी हुई थी टेबल पे, तो मैंने वहां से उठा ली, चुरा ली, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उन कांस्टेबल्स और पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, हमारे जो एसएसपी साहब हैं। तो वो हेड कांस्टेबल कहता है तूने चोरी की वहां पे, चल बेटा तुझे मैं पहले सबसे पहले अंदर करता हूँ। वो उसको वहां पे पकड़ते हैं, उसको वापस बाशी पुलिस स्टेशन में वहां पे केस उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ये केस जो है पहले ट्रायल कोर्ट में चलता है, छोटे कोर्ट में, ठीक है। वहां पे उसको दोषी पाया जाता है, 6 महीने की सजा देते हैं और 300 रुपए का फाइन भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी अपील करते हैं फिर सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट कहता है यार इसने चलो 9 रुपए की तो ये हथकड़ी थी, उस समय की बात मैं करूँ 1982 की, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार ये छोटी सी तो हथकड़ी है 9 रुपए की, तो एक काम करो इसको चलो 1 महीने की सजा दे दो और कोई भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं, जो फाइन जो था वो 300 की जगह 100 रुपया कर दो। अब फिर अपील होती है इसकी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कहता है कि भाई ये तो ऑफेंस बनता ही नहीं है थेफ्ट का। द रीजन बिहाइंड दैट इज इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो है ही नहीं बंदे की, एब्सेंस ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। देखो टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और इस केस में डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो बनती ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई this person cannot be held liable under the section 378 of IPC. So उस पर्सन को एकदम से वहां से एक्विटल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने तो कोई चोरी की ही नहीं है, ठीक है। किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले प्रूव होने चाहिए, सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर एक भी इंग्रेडिएंट उसमें से कोई रह जाता है देन वो ऑफेंस उस कैटेगरी में कभी भी नहीं आएगा। क्लियर। अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सेक्शन 380 की, ठीक है। सेक्शन 380 क्या कहती है, थेफ्ट इन द ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा। ड्वेलिंग हाउस क्या हुआ, रिहायशी, ठीक है, जहां पे आप रहते हो,
ठीक है, जो घर है जहाँ पे रहना होता है, जो रहते हैं लोग, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग हाउस। अगर कोई बंदा आपके ड्वेलिंग हाउस में, जो रिहायशी घर है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई चोरी करता है, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी। आइदर जो डिस्क्राइब पीरियड है जो कि एक्सटेंड किया जाता है एट द मोस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है इसमें सजा देने का, वो कितना है, 7 years, ठीक है। और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाता है, ठीक है। ये चीज बोलती है आपकी सेक्शन 380। देखो साथ में मैंने पिक्चर भी ये बनाई है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखेगा कि भैया जो घर होता है उसे हम ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं। जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की जाए बिल्डिंग, उसे हम ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, बिल्डिंग हो, वेसल हो, टेंट हो, अगर वहां पे रह रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो सेक्शन 381। सेक्शन 381 क्या कहती है, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। हम लोग ऑफिस में, देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, हम लोग ऑफिस में जब अपने अंडर और भी एम्प्लॉयज रखते हैं, ठीक है, अब जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, मेरे अंडर कई लोग काम करते हैं, मेरे रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें कि हु एवर बींग अ क्लर्क और सर्वेंट और बींग एम्प्लॉयड इन कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट commits theft in respect of any property in the possession of master or employer shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मतलब अब देखो, अगर सपोज करो मेरी रिसेप्शनिस्ट है, जैसे मैं जाता हूँ पीछे वहाँ पे ड्रॉर में अगर कैश पड़ा हुआ है, फीस कलेक्शन हुई है, तो उसकी ड्यूटी है कैश कलेक्ट करना, फीस कलेक्ट करना, ठीक है, बाद में मेरे को हिसाब देना और मेरे को पेमेंट देनी है उसने। तो अब क्या करती है कि बाई चांस जैसे मैं जाता हूँ, इन बिटवीन मुझे जाना पड़ता है किसी काम से, वो क्या करती है, कैश बीच में से निकाल के गायब कर देती है। सो दैट मीन शी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ठीक है, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी एक्चुअली जो है वो मेरे को बिलोंग करती थी, बिकॉज मेरे इंस्टीट्यूट को फीस आ रही थी, बट यहाँ पे उसने क्या किया, उसने यहाँ पे पैसे का बीच में से गायब कर दिए, ठीक है। सो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू थेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 382। आप लोग सोचेंगे यार सबसे पहले मैंने 378 बताई, 379 तो मैंने बताई भी नहीं, और मैंने सीधे जंप कर दिया सीधे आपके इधर 380 के ऊपर। 380 के बाद मैंने जंप किया 381 के ऊपर। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद 382। देखो जो 379 है दैट डील्स विद द पनिशमेंट, ठीक है, वो इसके बाद आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 379 में बताई गई है, ठीक है। अब देखो 382 सेक्शन क्या कहती है। सेक्शन 382 कहती है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। मतलब जब भी कभी whoever commits theft having being made preparation for causing death or hurt or restrain or fear of death or of hurt or restraint to any person in order to the committing of such theft in order to the restraining of any property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मतलब आप किसी बंदे को डरा धमका के उसको मौत का फेयर दिखा के कि अगर तूने मेरे को अपना ये चेन नहीं दी, वॉलेट नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, हाँ तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, ठीक है, दैट विल ऑल्सो फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ योर थेफ्ट। और उसके लिए क्या होती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उसके लिए क्या होती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, देखो एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, उसमें सजा जो है वो सख्त सजा दी जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और जो टर्म है वो 10 साल के लिए। पहले वाले दो केसेस में 380 और 381 में क्या था, 7 ईयर्स की बात हो रही थी। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो कितने की हो रही है, 10 ईयर्स की, और साथ ही साथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और वो उससे साथ ही साथ फाइन भी लगाएगी ये जज, ठीक है। वो भी जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर था कि वो कितना उसके ऊपर फाइन इम्पोज करती है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर वो फाइन नहीं दे पाता लास्ट में, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है, सपोज करो 10 साल के लिए दी है, और अगर फाइन नहीं दे पाता तो हो सकता है वो 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाए, 10.5 साल की हो जाएगी, ठीक है, ये चीज।
अब लास्ट में जो आता है थेफ्ट में, डेट इज सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 379 क्या कहती है कि भाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 379 द पर्सन गिल्टी ऑफ थेफ्ट shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or fine or with both। मतलब देखिए, अगर सिंपल अगर हम चोरी की बात करते हैं कि कोई आया बंदा, उसने मोबाइल चुरा लिया या ऐसे पैसे चुरा लिए या कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे उठा के वॉलेट आपका चोरी करके निकल गया, ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा कि उसमें जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल और साथ ही साथ फाइन या फिर दोनों को एक साथ इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए ये मेरा YouTube चैनल है अमित रसोत्रा, हाँ, इसे आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मैं और भी वीडियोस अपलोड करूं आप उसे देख सकें और कुछ सीख सकें, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है मैं आपको सिंपल करके ये टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। और हमारी एकेडमी का भी YouTube चैनल है, उसका है ये अकाउंट उज्ज्वल_अकेडमी, ठीक है। ये एक मेरा आ गया, ये एकेडमी का आ गया। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो भी बनाते हुए कहा था कि मेरा बेटा है, ठीक है, ही इज़ ऑफ 7 years राइट नाउ, स्टडिंग इन क्लास 2nd, तो उसका भी हमने YouTube चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें उसकी डांस वगैरह की वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, Shivain_Gupta 04। अगर हो सके तो ये इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब प्लस लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये समृद्ध लॉ सीरीज जो है ये मैंने लिखी हुई है, ये लॉ के ऊपर बुक्स हैं, जो 3 year लॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स या 5 year लॉ कर रहे हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये परचेज करनी है तो ये मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये आपको यहीं पे इसी एड्रेस पे ये बुक्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो ये मैंने इधर आपको इसका एड्रेस भी दिया है और साथ में ये मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर्स हैं। कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।